गुड मॉर्निंग। व्यावसायिक अध्ययन में ये हमारा चैप्टर 7 कौन सा चल रहा है बेटा? निर्देशन। निर्देशन का आज दूसरा दिन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। कल जो हमने क्लास खत्म करी थी, वित्तीय मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा, ये हमने देखा था, है ना। मतलब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वहीं पर है ये, है ना। तो वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं, वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं। मौद्रिक मतलब पैसा। भाई जब हम किसी व्यक्ति को, उसको क्या कर रहे हैं, अभिप्रेरित कर रहे हैं पैसा दिखा के, कि देख बेटा इतना काम कर लेगा तो इतना पैसा मिलेगा, इतना टारगेट पूरा कर लेगा तो इतना कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रेरणा, ठीक है। जैसे कि हमने एक वो भी समझा था, मजदूरी की दर, मजदूरी कैसे देना है ना। तो उसमें हमने देखा था कि यदि व्यक्ति 100 यूनिट पूरी बना लेता है तो उसको क्या होता है, ज्यादा पैसे मिलते हैं, और 99 बनाता है तो उसके 300 रुपए का अंतर आ जाता है ना। तो ऑटोमेटिक उसको क्या है, एक मौद्रिक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं यार, मेरे को तो क्या करना है, 100 बनाना है। क्यों? क्योंकि पैसे का अंतर आ रहा है, 300 रुपए का अंतर आ जाएगा, वो खुद आगे होके काम करेगा। इसको क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रेरणा, ठीक है। तो यही है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, वित्तीय व मौद्रिक प्रेरणाओं से आशय ऐसी प्रेरणाओं से जो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मुद्रा के रूप में हो, अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता हो, ठीक है। वित्तीय प्रेरणा कर्मचारी की शारीरिक तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सहायक होती है। ये कैसे होती है, मतलब इसकी कैसे कैसे दी जाती है? ये बॉक्स जो बना हुआ है, जैसे वेतन भत्ते के रूप में कि अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक। उत्पादकता, मजदूरी, मिलान प्रेरणा, ये वही है जो मैं अभी बोल रहा था ना, 300 रुपए का अंतर आ रहा है विधि में, 99 करेगा और 100 करेगा, ये वही है, ठीक है। बोनस, एक्स्ट्रा पैसा देना। अक्सर फैक्ट्री में लेबर को यही बोला जाता है कि आप हमारे साथ में बने रहो, ठीक। बिजनेस प्रॉफिट करेगा, व्यापार लाभ कमाएगा तो हम आपको क्या देंगे? बोनस देंगे, लाभ कमाने पर, किस शर्त पर। तो व्यक्ति उसी कंपनी में, उसी संस्था में, उसी फैक्ट्री में क्या रहता है, बना रहता है, काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि यार साल 2 साल में कंपनी को फायदा होगा तो उसका बोनस भी हमको मिलेगा। लाभ भागिता, लाभ भागिता का मतलब होता है लाभ में हिस्सेदारी। कई बड़े कर्मचारी जो होते हैं, उन लोगों को आप नौकरी पे तो रखते हो, पर उसमें साथ साथ आप ये बोलते हो कि कंपनी ने यदि इतना प्रॉफिट कमाया तो इतना प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, आपको भी फायदा होगा। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है ना आपने? फ्लिपकार्ट की स्थापना, शुरुआत ऐसे ही हुई थी। उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग साथ में मिले थे, तो उनको यही कहा गया था कि आप मेहनत करो, फ्लिपकार्ट यदि चलेगा तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। उसी को हम लाभ भागिता कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट देख लेना। सेवानिवृत्ति, छठा पॉइंट, सेवानिवृत्ति लाभ मतलब रिटायरमेंट पर पैसा मिलना। गवर्नमेंट जॉब में अपन बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में फायदा क्या है, कि 60 साल में रिटायर हो जाओ, उसके बाद में आपको पेंशन आती रहेगी, ये वही है, ठीक है। अनुलाभ और अतिरिक्त जो भी लाभ होते हैं, ठीक। हमको इनको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु ये आईएमपी टाइप का क्वेश्चन है जरूर, है ना। तो पूछ सकते हैं कि वित्तीय प्रेरणाओं को समझाइए। तो आपको क्या करना है, वित्तीय प्रेरणा की ये जो 2-4 लाइन है और उसके बाद में ये 4-5 पॉइंट समझाने हैं कि भाई वेतन भत्ता क्या होता है, ठीक है। तो वेतन भत्ते प्रत्येक कर्मचारी के लिए मौद्रिक प्रेरणा है। वेतन के अंतर्गत, अब वेतन के अंतर्गत क्या आता है? बेसिक, मूल वेतन। मूल वेतन मतलब ये सैलरी का है ना, कैलकुलेशन करने का तरीका है ना, कि बेसिक इतना रहेगा, महंगाई भत्ता इतना रहेगा और अन्य भत्ते मिलेंगे, ये सब मिलाकर सैलरी बनती है। तो कोई बोलता है ना कि यार मेरी सैलरी 15,000 है, पर कटपीट के हाथ में 12,000 आती है, तो उसकी टोटल 15,000 कैसे बनी? उसका ही कैलकुलेशन होता है कि एक बेसिक होती है, उसको फिर महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है। उत्पादन दर, ये वही हो गया, ठीक है। कुछ दम नहीं है पॉइंट में, एक एक बार पढ़ोगे, बहुत इजी है,
ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बातों को सिर्फ समझ के जो लिख सकते हो, है ना, 2-1 बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, इसमें दम नहीं है इसलिए। अवित्तीय या अमौद्रिक प्रेरणाएं, कहने का मतलब हम व्यक्ति को लालच तो दे रहे हैं, पर उसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम पैसों के बारे में नहीं कह रहे, हम उसको सुविधाएं देते हैं। जैसे कि भैया अपने यहाँ काम करोगे तो आपको कार और ड्राइवर मिलेगा, आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए कार भी रहेगी और ड्राइवर भी रहेगा, रहने के लिए मकान मिल जाएगा। कई फैक्ट्रियों में आप देखोगे लेबर को वहीं पर रहने के मकान, उनके कमरे बना दिए जाते हैं, फैक्ट्रियों में देखना जरा, है ना। तो ये क्या है, अन्य सुविधाएं हैं। तो ये अन्य सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, बच्चों के स्कूल के लिए सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो कहलाती हैं अमौद्रिक या अवित्तीय कहलाएगी। ठीक है, मानसिक रूप से ये एक्चुअल में व्यक्ति को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, चलो तो इसमें थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लूं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही था। ठीक है, देखो, मनुष्य की सभी आवश्यकताएं केवल मुद्रा से संतुष्ट नहीं हो सकती। यहां तक कि मैं बताऊं आपको, सम्मान, जैसे एक व्यक्ति गूगल में जरूर काम करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि गूगल को हर व्यक्ति जानता है। मतलब वो यदि किसी से कोई उससे पूछेगा भैया कहाँ काम करते हो, तो वो गर्व से बोलेगा गूगल में काम करता हूँ। मतलब बड़ी कंपनियों में काम करने की भी एक व्यक्ति की लालसा ये होती है, क्योंकि उसको क्या होती है, उसकी पहचान होती है, और यही उसके लिए अमौद्रिक प्रेरणा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा संवेगी कारक भी प्रोत्साहन देने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर वित्तीय प्रेरणाएं मुख्यतः इन आवश्यकताओं पर केंद्रित है। कौन सी सामाजिक आवश्यकता पर, है ना। हमने क्या बोला कि मेरे को गर्व कब महसूस होगा, जब मैं बोलूंगा गूगल में काम कर रहा हूं, है ना। अवित्तीय या मौद्रिक प्रेरणाओं से आशय ऐसी प्रेरणाओं से है जिनकी गणना या शब्दांक मुद्रा में नहीं किया जा सकता, मतलब मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः उच्च पदों या उच्च स्तर पर कार्यरत व्यक्ति के लिए ये प्रेरणाएं अधिक क्या होती है, प्रभावी होती है। मैंने बोला ना, अब कार किसको दोगे, लेबर को थोड़ी ना दोगे ना। कार अच्छे व्यक्ति, अच्छे अधिकारी को आप कार का ऑफर करोगे कि कार भी मिल जाएगा आपको, ड्राइवर भी रहेगा, राइट, और मकान भी रहेगा, है ना। तो व्यक्ति इसमें देखता है कि अच्छा चलो सैलरी तो इतनी है, पर अपने को इतनी चीजें भी मिल रही है। ठीक है, तो उच्च पदों के लिए खासकर ये प्रभावी होता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें पहला होता है पद, स्टेटस। मैंने बोला ना, स्टेटस मतलब पद, कि उसको कितनी वैल्यू मिल रही है उस संस्था में, है ना। या जैसे वो गूगल में काम कर रहा है, तो वो अपने आप का स्टेटस मान के चल रहा है ना कि मैं गूगल में काम करता हूँ, राइट, मोरल उसका हाई ये है। ठीक है, पोजीशन उसकी क्या है। ठीक है, कभी कभार सैलरी कम है, बात को समझना, एक अच्छी कंपनी है ना, मान लो वो एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां उस कंपनी की पहचान नहीं है, और वो क्या है, मैनेजर पोस्ट पे, सैलरी उसकी 10 लाख है। ठीक, अब दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है जहां पर उसको मैनेजर का पद नहीं मिल रहा है, सैलरी उतनी है 10 लाख, पर मैनेजर के बजाय असिस्टेंट मैनेजर मिल रहा है, और कंपनी गूगल है। तो वो बोलेगा यार गूगल में चलो, भले से पद नीचे वाला मिल जाएगा, चल जाएगा, पर लोगों के सामने समाज में क्या पहचान होगी कि गूगल में काम कर रहा हूं। ये होता है पोजीशन का मतलब, स्टेटस। ठीक है, ये पढ़ के देखना, बहुत आसान है। संगठनात्मक वातावरण, संगठनात्मक वातावरण मतलब वहां पर काम करने का माहौल कैसा है। देखो ऐसी संस्थाएं, देखो देखो एक सीधी सी बात रखना, जहां 2 से ज्यादा लोग हैं ना, वो आपस में है ना राजनीति तो खेलते ही है, इसको निकालना, इसकी बुराई करना, जहां पर भी 2 लोग हैं वहां राजनीति होती है। अब यदि ऐसी संस्था जहां पर ये बहुत ज्यादा होता है, तो व्यक्ति काम कर पाएगा क्या, और व्यक्ति को हमेशा डर लगेगा कि यार ऐसी जगह जाने पर यार यहाँ बहुत राजनीति होती है, यार यहाँ नहीं जाना। मैं आपको अपने साथी की बात बताता हूँ, है ना, स्कूलों में भी होता है, टीचर 5-5 हजार रुपए की सैलरी के लिए राजनीति खेल जाते हैं भैया, 5 हजार रुपए की, सिर्फ 5 हजार रुपए के लिए।
तो जैसे मैंने किसी एक फ्रेंड से पूछा, भाई वहाँ जॉब कर ले यार। अरे बोले यार वो वहाँ तो 12,000 देंगे, पर वहाँ है ना इतनी राजनीति होती है कि वो 2-4 जो प्रिंसिपल के चट्टे वट्टे हैं ना, वो है ना जीने नहीं देते, बोले काम नहीं करने देते। आपको हमेशा डर ये रहता है कि आपकी कौन सी गलती का फायदा उठा के चुगली कर देंगे, और आपको हमेशा डर रहता है कि यार नौकरी नहीं चले जाए, 20 सेशन में नहीं चले जाए। इससे तो अच्छा बोले यार वो वाली स्कूल जो है ना बहुत बढ़िया है, वहाँ ऐसी राजनीति नहीं चलती, 8,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो वहाँ काम करूंगा। बात समझ में आ रही है ना? वहाँ का माहौल अच्छा है, 8,000 रुपये में माहौल अच्छा है, इसलिए 8,000 में भी वो बंदा वहाँ काम करने के लिए तैयार है। ठीक, इसी को बोला है संगठनात्मक वातावरण। कैरियर बढ़ोतरी का अवसर, जहां पर उसको पदोन्नति या उसके विकास का उसको मौका मिलता है। हमने विकास को समझा हुआ है ना, बस वही समझो कि विकास का यदि जहां पर ये देखो लिखा है विकास व तरक्की करना चाहता है ना, जहां उसको विकास का मौका मिलेगा वो वहां पर जरूर जाएगा, भले से सैलरी उसकी क्या हो कम। अक्सर बड़ी कंपनी में व्यक्ति, मैंने अभी क्या बताया, वो असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए तैयार है गूगल में। क्यों? क्योंकि वहां उसको बहुत सीखने को मिलेगा, वहां उसका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, इसलिए वो छोटे पद पे भी जाने के लिए तैयार है। कार्य संपन्नता, जॉब इंटरफेस। कार्य संपन्नता का अर्थ है कार्य को महत्व को बढ़ाने से है, अर्थात ऐसे जॉब जिसमें अधिकार, उत्तरदायित्व एवं चुनौतियों का क्षेत्र विस्तृत हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, आपको एक बात बता दूं, मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं, जो लोग मार्केटिंग कर गए, उनको यदि आप ऑफिस में बिठा दो ना, वो नहीं कर सकते काम, वो ऑफिस में बैठ के काम कर ही नहीं सकते। उनको तो भैया रोज का चैलेंज चाहिए होते हैं, रोज नया काम, रोज नया चैलेंज, आज यहाँ जाना है वहां जाना है, ये उस तरह का जॉब की बात कर रहे हैं, है ना। निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए उसके व्यक्ति के हाथ में, व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, सेवा सुरक्षा, मतलब वही उसकी नौकरी सुरक्षित होना चाहिए, उसको डर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हमारे साथी को डर है कि भले से 12,000 रुपए तो सैलरी दे रहा है अगला, पर क्या है साहब, वहां पर रिस्क है, जरा भी राजनीति होगी और वो प्रिंसिपल सुनेगा नहीं, 2 चुगल खोल के सुन लेगा और निकाल देगा, तो मतलब क्या, वहां जाएगा व्यक्ति। कर्मचारी भागीदारी, ठीक है। तो भैया मौद्रिक अमौद्रिक प्रेरणा में क्या कर लोगे, अंतर कर लोगे। ठीक, ये यहाँ पर हम लोग ने क्या कर लिया, अभिप्रेरण खत्म कर लिया। अब हम सीधे इसके ऊपर वाले पेजेस पे आएंगे, पहले वाले पेजेस पे, जहां पर हम पर्यवेक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, ये निर्देशन के महत्व के बाद में आएगा निर्देशन के तत्व, पेज नंबर 205 पे आ जाओ। निर्देशन, देखो निर्देशन के तत्व, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगा लो उसको। 5 नंबर में, अब तो 5 नंबर का फिर से हो गया, है ना। मेरे वीडियो देखने वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर कौन सा फॉर्मेट आ रहा है। देखो बेटा, आपको अपनी स्कूल से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, पर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता यदि मैंने उसमें कोई बात बोली है, क्योंकि अभी हो चुका है, पैटर्न बदला। फिर मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि भैया 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, पर अब फिर से न्यूज़ आई है और सच में लेटर भी आ गया है कि नहीं, फिर से पुराना फॉर्मेट हो गया। क्या हो रहा है, देखो शिक्षा विभाग की तरफ से अपन उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बस हम इतना कर सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं हम उसकी तरह कर लो। ठीक है, तो जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा कि कौन से आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पर फिलहाल जो जो वीडियो में बताते जा रहा हूँ उन पे जरूर ध्यान रखना, यही आईएमपी है। ठीक है, चलिए निर्देशन के तत्व। तो निर्देशन के तत्व में सबसे पहला क्या हो गया, पर्यवेक्षण। निर्देशन की परिभाषा में ये चारों तत्व आना चाहिए, ये चारों तत्व आएंगे तभी निर्देशन की परिभाषा आपकी कंप्लीट होती है बेटा। पर्यवेक्षण, दूसरा अभिप्रेरण, नेतृत्व और संदेश वाहक। तो अभिप्रेरण हम समझ चुके हैं, पर्यवेक्षण का मतलब सीधी सीधी सी बात है,
सुपरवाइजर जो आप अच्छे से जानते हो, जहां काम हो रहा है उसकी काम की निगरानी करना कि काम कैसे हो रहा है। आप लोग जब खेत में काम करवाते हैं किसी से, है ना, मजदूरों से, तो हम ऐसे नहीं करते हैं कि लोग मजदूरों को लगा दें ना घर जाके सो गए। ऐसे कर सकते हैं क्या? काम होगा क्या? नहीं, हमको वहां पर घूमते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। कोई बैठा है काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलना पड़ता है, भैया क्या है, बैठने के पैसे थोड़ी दे रहे हैं, काम करो, ऐसे नहीं वैसे करो, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? सुपरवाइजर। जहां पर भी काम हो रहा है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो वहां फैक्ट्री के ऊपर एक मतलब वहां लेबर के आसपास एक बंदा घूमता रहेगा जो उनके काम को देखता रहेगा, उनसे यदि वो कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको सिखाएगा, समझाएगा। और जो ऊपर के लेवलों से जो निर्देश आ रहे हैं उनको वो क्या करेगा? समझाएगा कि आज हमको ये काम करना है, ऐसे काम करना है। ठीक है, सुपरवाइजर। ठीक है ना। आपने देखा था लिज्जत पापड़ का, यदि वीडियो देख रखा है तो उसमें देखा था कि वहां की ब्रांच मैनेजर सारे काम चेक करती रहती है ना। मतलब मैनेजर ही खुद घूमते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि छोड़ दिया, वो खुद भी चेक करती थी सारे काम के बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। उस लेडीज का, उस मैनेजर का वहां पर घूमना ही काफी था। दबाव रहता है ना लेबर के ऊपर, अरे यार बोले सीधे सीधे काम करो, वो देख रहे हैं अपने को, तो बहुत जरूरी है ये, है ना। तो इसको सीधा सा पढ़ लो। इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थ के दिन प्रतिदिन के कामों की प्रगति देखभाल करने से है ना, एवं उनका मार्गदर्शन करने से। ठीक है। पर्यवेक्षण प्रबंधन के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकार एवं अधीनस्थ में आमने सामने होता है। मतलब ये दोनों, जैसे वो सुपरवाइजर और वो काम करने वाला, ये दोनों क्या है? आमने सामने, बिल्कुल, है ना, अलग दूसरी जगह नहीं, फेस टू फेस है मतलब। ठीक है, तो ये हो गया पर्यवेक्षण। अब पर्यवेक्षण में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लो। देखो बात को समझो, निर्देशन के तत्व आए तो ये पूरे चारों पॉइंट यहां से ही लिखने है ना, फटाफट फटाफट। ठीक है, अब पर्यवेक्षण पेज, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। पर्यवेक्षण का मतलब यहां फिर से वही बात कही गई है ना, सीधी सीधी बात तो वहां पर कह दी है। अब आपको डिटेल में यदि लिखना हो तो ये रहा, दो शब्दों से मिलकर बना है सुपर प्लस विजन। सुपर से आशय है उत्तम, ऊपर, है ना, और विजन से मतलब है दृष्टि। तो इसका मतलब हो गया उत्तम दृष्टि, अर्थात अपने अधीनस्थ के कार्य पर उत्तम दृष्टि ही रखना ही पर्यवेक्षण है। सरल शब्दों में पर्यवेक्षक से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य की देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। क्लियर है ना? ठीक, परिभाषा में कोई सी भी उठा लेना। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं में कोई दम नहीं है, तो पर्यवेक्षण में ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते पर्यवेक्षण में, है ना। तो विशेषताओं में सिंपल सा देखो, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, समझ में आता है हमको, है ना। पर्यवेक्षण ऐसा थोड़ी ना एक बार कर दिया हो गया, कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक परिणाम प्राप्त नहीं होते। पर्यवेक्षक व अधीनस्थ के मध्य आमने सामने का संबंध होता है ना, फेस टू फेस होते हैं ये, देखो ये लिखा है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये प्रबंधन के तीनों स्तर पर की जाने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है। मतलब ऊपरी स्तर पे भी होगा, मध्यम स्तर पे भी होगा और निचले स्तर पे भी होगा। यह प्रबंधन के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग है, सीधी सी बात है, हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसका उद्देश्य मानवीय और अन्य साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। ठीक, तो यह सुनिश्चित करता है कि काम वांछित प्रगति मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसे प्रोग्रेस कर रहा है। आसान है, इसमें कोई ज्यादा मेरे को नहीं लगता दिमाग लगाने की जरूरत है। पर्यवेक्षण की भूमिका ये हटा दो, आ भी गया तो इसका और में लिखना, क्योंकि बहुत कम चांसेस है आने के, है ना। पर्यवेक्षक के कार्य महत्व बहुत सिंपल है, दिमाग में बस ध्यान रखो, है ना भाई। पर्यवेक्षक या सुपरविजन का क्या महत्व है? कर्मचारियों के साथ अंत संबंध, फेस टू फेस संबंध होता है ना, तो उनका मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना पड़ता है।
क्योंकि आपके जस्ट अधीनस्थ नीचे वाला व्यक्ति आपसे रोज टकराएगा और आप उससे रोज टकराओगे, तो उनसे एक मधुर संबंध बनाए रखना होता है, और ये मधुर संबंध बनाने में पर्यवेक्षण मदद करता है। नियंत्रण में सहायक, कंट्रोलिंग, अगला चैप्टर यही है, क्या है, नियंत्रण। तो नियंत्रण करने के लिए हमको सुपरविजन करना पड़ेगा, ये वहां पर समझ में आएगा, है ना, उस चैप्टर में, कि भाई कंट्रोलिंग का पहला हथियार यही है, सुपरविजन। देखते रहो कि कैसे हो रहा है, तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। तो कंट्रोलिंग में सहायक है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, अभी पढ़ा हमने विशेषताओं में। अनुशासन बनाए रखना, भाई अनुशासन तो समझते हो ना, डिसिप्लिन। यदि देखने वाला ही नहीं आएगा तो कौन डिसिप्लिन में रहेगा, सोच के देखो। हमको स्कूल में बिना टीचर के छोड़ दिया जाए तो हम पढ़ेंगे? हम सीधे बैठेंगे? सब टेबल कुर्सी सब तोड़ के आ जाएंगे। अक्सर सरकारी स्कूलों में यही होता है, टीचर जैसे ही बाहर गए टेबल चेयर सब तोड़ ताड़ दिया। होता है कि नहीं होता है, लोगों को बताओ। मैंने तो देखा है, बच्चे भी बताते हैं, सर हमारे यहाँ वो जिसे टीचर हुआ है और 4-5 बच्चे बदमाश, अब कैमरे लगा दिए, बहुत ही अच्छा। तो वो क्या कर रहे हैं, सुपरविजन ही तो कर रहे हैं। कैमरे लगा दिए तो क्या कर रहे हैं, सुपरविजन। अब आप चुपचाप सीधे बैठे रहोगे डिसिप्लिन में, बोले हाँ ऊपर से सर देख रहे हैं, है ना। तो अनुशासन बनाए रखने में सहायक। वापस जानकारी अथवा प्रत्युत्तर, सभी स्कूलों में लग गए क्या कैमरे? अच्छा चालू नहीं चालू नहीं होते बस, है, कहीं चालू होते हैं कहीं बंद होते हैं। हाँ हाँ, अब सरकारी स्कूल है, क्या करें। अनुशासन बनाए रखना, हाँ, वापस जानकारी या प्रत्युत्तर। वापस जानकारी प्रत्युत्तर का मतलब यह है बेटा कि जब निर्देश ऊपर से आए तो कर्मचारी को क्या प्रॉब्लम हुई, उसको समझ में आया कि नहीं आया, वो बात वापस ले जाकर सीनियर तक बताना, ये सुपरविजन का काम होता है, सुपरवाइजर का काम होता है। बात समझ में आ रही है ना। उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, ऊपर मैनेजमेंट तक ले जाने का काम। संदेश वाहन में सुधार, वही मैसेज, ऊपर का मैसेज लेबर तक, लेबर का मैसेज ऊपर तक ले जाना, संदेश वाहन। ठीक है, चलो इतना बहुत है, 4-5 पॉइंट। निर्देशन और पर्यवेक्षण में अंतर देखना ही है ये तो, है ना। और सबसे बढ़िया जब अंतर हो जाता है तो वो पूरे पूरे लॉजिक क्लियर हो जाते हैं ना, निर्देशन क्या है और पर्यवेक्षण क्या है। चलिए, तो यहाँ पर अभी पेरेंट तो हम खत्म कर चुके हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा है, परंतु इसमें इतने ज्यादा चीजें एमपी बोर्ड के हिसाब से नहीं है। हम आ जाते हैं पेज नंबर, बेटा क्या आ रहा है मेरे इसमें, क्या पीडीएफ में नीचे तक आने में बहुत टाइम लगता है, एक एक पेज ध्यान से देखना पड़ता है, कोई छूट ना जाए। मौद्रिक अमौद्रिक वाला अंतर हो गया। नेतृत्व, पेज नंबर 217 है, 17 पे है यार बेटा मेरे पास तो, मेरी अभी वाली नई बुक होगा। अच्छा हाँ, नेतृत्व का अर्थ, लीडरशिप का अर्थ, है ना। अब अपन ये नेतृत्व शब्द यदि हिंदुस्तान का बच्चा नहीं जाने तो वो बच्चा हिंदुस्तान का नहीं हो सकता ना, इंडिया का। लीडर, नेता का यदि मतलब, यदि कोई हिंदुस्तान का बच्चा वो भी 12वीं में आने के बाद भी वो नेतागिरी नहीं समझ पाए तो वो इंडिया का तो नहीं है भाई। मैं तो सीधी बात मानता हूँ, हर जगह नेतागिरी है, हर जगह नेतागिरी। भीड़ के आगे एक व्यक्ति होगा जो भीड़ को क्या करेगा, निर्देश देगा। क्या करेगा, निर्देश देगा, तोड़ो रे इसको रे। अक्सर अपनी नेतागिरी एक ही चीज में काम आती है, दंगाई करने में, तोड़ फोड़ करने में। सोचो जरा, एक वो आदमी कितना गजब का उसके अंदर क्वालिटी होगी कि वो बोलता है तोड़ देंगे हम यदि तुमने हमारे इसके लिए, इस भगवान के लिए या इस अल्लाह जो भी है ना, इसके लिए यदि तुमने करा तो तुमको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, दो रे। वो जो फेंकना चालू करता है पत्थर, धनाधन धनाधन। मेरे कहने पे हम हजारों लोग आपको गिरफ्तारी देंगे, हम जेल भरेंगे, भरो रे। वो जाके भर देते हैं, वो दूर खड़ा रहता है ना। यही है नेतृत्व। क्या होता है नेतृत्व में,
नेतृत्व में एक व्यक्ति कई लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, मन को इतना प्रभावित कर देता है कि वो जो बोले वो आदमी करने के लिए तैयार है, वो भीड़ अभिप्रेरित करता है। समझ में आ रही ना? नेतृत्व में क्या क्या जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है उसको कि तोड़ो रे उसको रे, आंदोलन करेंगे, बोलेंगे फोड़ देंगे फाड़ देंगे, सरकार की 12 बजा देंगे। अरे सरकार तुम्हारी जे रे, सरकारी चीजों को तोड़ोगे तुम्हारा ही नुकसान है। पर आजकल की ऐसी नेतागिरी चल रही है। बहुत सम्मान सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा मैं नहीं ध्यान दूंगा। देखो क्या लिखा है, नेतृत्व संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रति व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। अन्य शब्दों में, यहां से सही समझ में आएगा आपको, है ना? अन्य शब्दों में, या अन्य शब्द हटा दो, यहीं से स्टार्ट करो। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उस गुण का योग्यता सकते हैं, एक सेकंड, किसी व्यक्ति के उस गुण या योग्यता से है ना, जिसके द्वारा अनुयायियों वही भीड़ जो उसकी सुनते हैं के समूह या अधीनस्थ जो उसके अंडर में का मार्गदर्शन तथा उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। मतलब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपने उस गुण या योग्यता से उनको क्या करता है, निर्देशित करता है। मारो रे पत्थर, ठीक है ना? तथा सर क्या यही निर्देशन होता है, मतलब नेतृत्व होता है किसी को नुकसान पहुंचाना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा काम करना भी होता है। जैसे हम लोग अक्सर, हमारे यहाँ भंडारे होते हैं, सामूहिक भोज जिसको बोलते हैं, है ना, नवरात्रि पर, हनुमान जयंती पर, तो वहां पर भी कोई ना कोई एक लीडर होता है जो ये सब कुछ करता है, निर्देश करता है ना? शादी में अक्सर जो पंगत होती है, अपन बैठ के जो खाना खाते हैं, तो वहां पर हमारे काका जी रहते हैं, हमको निर्देश देते रहते हैं, अब बेटा बेटा उधर से बोले क्या, बेटा वो उधर से उठा के ला, है ना? वो क्या कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं बेटा बेटे। और आखिरी में श्रेय खुद ले जाएंगे। हाँ बोले बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, हाँ बोले अपन ने करी थी। नेता का तो काम यही है रे भाई, है ना? कर्मचारियों से, अनुयायियों से काम करो और खुद ही वाहवाही ले जाओ। क्यों? क्योंकि उनको संभालना भी तो एक क्वालिटी है ना। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, गांधी जी को हम इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि गांधी जी ने हमको क्या बताया कि भाई स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती है गुलामों। समझ में आ रही बात? अबे तुम जी क्या रहे हो जिंदगी, समझ में आ रही है? उन्होंने हमको हमारी शक्ति से अवगत करवाया, उन्होंने हमको इकट्ठा करा, पूरे इंडिया को इकट्ठा करा अंग्रेजों के खिलाफ। क्या है? नेतृत्व है ना? सुभाष चंद्र बोस ने एक पूरी एक सेना बनाई, क्या है? नेतृत्व है, राइट? तो यही नेतागिरी है। तो अच्छे काम के लिए भी होती है, ठीक है ना? अपना अच्छा दूसरे का बेकार हो गया, ठीक है? तथा उनसे स्वेच्छापूर्ण पूर्वक बिना किसी दबाव के वांछित कार्य करवाया जाता है। समझ में आ रही बात? दबाव नहीं है कि तुम ये पत्थर मारो, पर मैं होता तो तब पत्थर इसके तो घर तोड़ देता। तो अनुयायी बोलता अरे गुरु तुम क्यों मारोगे, मैं हूं नहीं, गलत मार। स्वेच्छा से मारा ना उसने पत्थर, दबाव तो नहीं डाला उसके ऊपर। ठीक है? अतः नेतृत्व अधीनस्थों को प्रभावित। सर आप तो है ना वो ऐसे उदाहरण देते हो, व्यवसायिक अध्ययन में, व्यवसाय में ऐसा थोड़ी होता है। बेटा मैं व्यवसाय वाला यदि उदाहरण तुझे दूंगा बेटा आपको, तो आपने वो चीज देखी ही नहीं, तो आपको याद कैसे रहेगी, समझ में कैसे आएगी? इसलिए मैं वो चीज उदाहरण देता हूं जो आपने देखी हुई है। बात तो वही निकलेगी ना भाई, स्वेच्छा पूर्वक बिना किसी दबाव के दे दिया पत्थर, याद तो रहेगा ना बेटा, बस खत्म बात। अतः नेतृत्व अधीनस्थों को प्रभावित करने, क्या उनको प्रभावित करने, प्रभावित बहुत हो जाते हैं ना, और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऐसा मार्गदर्शन केवल वही अधिकारी दे सकता है जो एक कुशल प्रबंधक होने के साथ साथ एक अच्छा नेता हो। मैनेजर बनने के लिए आपको सच में नेता बनना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लीडरशिप नहीं करोगे आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल समझ लो। और अच्छा नेता होने के लिए क्या होना चाहिए वो इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे, इसी में, है ना?
देखो, नेता का अभिप्राय उस व्यक्ति से जो दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता व क्षमता रखता है। पूछा जा सकता है नेता क्या होता है ना। नेतृत्व की परिभाषा कोई सी भी अच्छी सी देख लेना। ये सेकेंड वाली देखना जरा। नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक, हाँ ये सही है, स्वैच्छिक प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की योग्यता। बिल्कुल, बहुत सही परिभाषा है ना। इसके बाद में हम देख सकते हैं विशेषताएं, है ना। तो नेता व अनुयायियों में आपसी संबंध, प्रभाव पाने, ये विशेषताएं तो कुछ काम की नहीं है। सतत प्रक्रिया नहीं, कला नेतृत्व में अंतर नहीं, ठीक है, ये नहीं करने की जरूरत है। नेतृत्व का महत्व देख लो, है ना, ये थोड़ा सा काम का है, IMP टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। नेतृत्व का महत्व, इसमें एक प्रश्न आएगा आगे, एक अच्छे नेता के गुण, जो कि बहुत ही IMP है ना, है उसमें आएगा अगले पेज पे ही है। चलो, पर पहले अपन ये देख लेते हैं नेतृत्व का महत्व। नेतृत्व का महत्व मतलब नेतृत्व से क्या फायदा है, सीधी सी बात भाई। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मैंने क्या बोला, मोटिवेशन देने के लिए आपको नेता बनना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा, तभी आप मोटिवेशन दे पाओगे। अरे लोग आपकी सुनेंगे तभी तो आपकी मानेंगे, और तब कब सुनेंगे, जब आप एक अच्छे नेता होंगे तभी आपकी सुनेंगे। ठीक। मनोवैज्ञानिक सहायता, दिमागी रूप से ये क्या करता है, सहयोग करता है नेतृत्व कर्मचारियों की, उनको अपने साथ में लेके चलता है। अरे मैनेजर बोलता है ना कि जैसे कर्मचारी परेशान हो रहा है, सर मेरे को छुट्टियां लग रही है किसी घर में प्रॉब्लम के कारण, क्या करूं, नौकरी नहीं चले जाए, तो वो क्या बोलता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा, तू तेरा काम देख, घर को संभाल। ये क्या है, एक अच्छा संबंध है, और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, उसको सहयोग कर रहा है ना। देखो, एक नेता अनुयायियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। नेता अनुयायियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है। ये क्या, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना, ये व्यक्तिगत संबंध है, अनौपचारिक संबंध है, औपचारिक नहीं। हम पढ़ चुके हैं ना, औपचारिक संबंध नहीं है, ये अनौपचारिक संबंध है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं देख लूंगा, चिंता मत कर। तो ये जो उसने शब्द बोले मैनेजर ने, ये औपचारिक नहीं थे, ये अनौपचारिक थे, मैं देख लूंगा यार, तू चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है ना। और उनकी अपेक्षा तथा निजी, देख लो, निजी आवश्यकता कैसे हो सकती है भाई, संगठन में निजी आवश्यकता नहीं हो सकती, पर मनुष्य हैं हम, मानव हैं हम, मशीन जैसे काम नहीं कर सकते कि हमारी भावनाएं ना हो, हमारी निजी आवश्यकताएं ना हो। तो इन निजी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, और उससे क्या है, एक व्यक्तिगत संबंध बनाता है नेतृत्व। और ये नेतृत्व क्या करता है, मदद करता है, सदस्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके यह विश्वास, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, परिवर्तनों को लागू करने में सहायक, मैंने कहा था कल ही हमने पढ़ा है परिवर्तन, है ना, बिल्कुल वही है, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। परिवर्तन करना है तो नेता तो बनना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। ठीक है, विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने में सहायक, एक अच्छा नेता क्या करता है, यदि उसकी टीम में अधीनस्थों के बीच में क्या हो गया, कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो एक नेतृत्व क्या करता है, उनको आपस में झगड़े को खत्म करने के लिए क्या करता है, पहल करता है, सहायक होता है। व्यक्तियों का विकास, सीधी सी बात है, तो ये 4-5 पॉइंट कर लेना बेटा, अच्छे पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है एक अच्छे नेता के गुण। भैया एक अच्छे नेता के क्या गुण है, IMP, बहुत ही ज्यादा IMP है ना। शारीरिक विशेषज्ञता, बिल्कुल एक नेता, देखना आप नेता लोगों को जो बढ़िया फेमस है ना, देखना वो शारीरिक रूप, मतलब आप देखो 60 साल 65 साल 70 साल के लोग उम्र के भी कितना काम करते हैं, 6 घंटे 7 घंटा तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो नींद ले ही नहीं पाते वो। अब यदि उनका शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट नहीं होगा तो वो क्या इतना काम कर पाएंगे, और दिखने में ही वो लगता है कि हाँ यार ये है नेता है ना। मतलब अच्छा शारीरिक विशेषताएं होनी चाहिए, लंबाई, शरीर वजन, शरीर की बनावट स्वस्थ,
है ना। दूसरा ज्ञान, बिना ज्ञान के तो नेतागिरी हो ही नहीं सकती। आपको अपने अनुयायियों को अभिप्रेरित करना है तो ज्ञान से ही तो अभिप्रेरित कर पाओगे। यदि तुम में ही ज्ञान नहीं है तो अगले को क्या दोगे? तो ज्ञान होना जरूरी है। चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब चारों दिशाओं का मतलब ये नहीं कि उत्तर पूर्व पश्चिम का ज्ञान होना चाहिए। आप जहां काम कर रहे हो, आप जिस संबंध में हो, उस संबंध में सारी जानकारी होना चाहिए। आप देख लो, यदि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं स्पेशल कोई बात कर रहा हूं, पर मैं एक बात बताता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी को देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी को, उस सारे विषयों पर बात कर सकते हैं, सारे विषय पर। और उनको कोई लिस्ट की जरूरत या पेपर की जरूरत नहीं कि देख देख के पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कि किसी और ने लिखा है और पढ़ के बता रहे हैं। खुला ज्ञान है ना। बाकियों की हालत तो आप जानते ही हो। सत्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता का मतलब क्या हुआ? है ना, उच्च स्तर की ईमानदारी, सत्यनिष्ठता। ठीक है, अच्छी छवि होना चाहिए। यदि उसकी अच्छी छवि नहीं है तो लोग उसको फॉलो करेंगे क्या? है ना, फॉलो करेंगे तभी तो अनुयायी बनेंगे। फॉलोवर मतलब अनुयायी। ठीक है। पहल क्षमता, हाँ, पहल क्षमता मतलब आगे होके काम करने की इच्छा। वो ऐसा नहीं करता जाओ रे करो रे, वो खुद आगे उठते हैं और बोलते हैं चलो, तो फिर पीछे भीड़ चलती है। इसी को क्या बोलेंगे? पहल क्षमता। आगे होके उस काम को करना। जब वो आगे होके उस काम को करने लगते हैं तो पीछे से ऑटोमेटिक अनुयायी आते हैं और उस काम को कर जाते हैं। संदेश वाहन योग्यता, भाई नेता है तो एक बात तो ध्यान रख लो, बोलना तो आना चाहिए। अब बोलना ही नहीं आया, जैसे हम देखते हैं कई नेताओं को, बोलते क्या है, समझाते क्या है, समझ में ही नहीं आता, पीछे से फिर एक बोल उसको समझाता है कि ये साहब ये बोल के गए अभी। हे भगवान, किसने बना दिया रे इसको नेता? वो व्यक्ति कोई सी भी भाषा हो, उसकी मातृभाषा हो, उसमें भी नहीं समझा पाता कि बोला क्या। मैं नाम नहीं लूंगा, जानते हो आप, लोग हंसते ही है ना, क्या बोल के गया यार। हाँ, बस उसके जो भक्त होते हैं उनको क्या मालूम क्या समझ में आ जाता है, और वो बोले सही बोले, अब भगवान ही मालिक है क्या बोला। अनुयायी तो है भैया, तो भैया बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए। नेता है तो बोलने में एक्सपर्ट। अभी प्रेरित कैसे करेगा? ज्ञान है, ज्ञान को कैसे समझाएगा जब तक उसको बोलना ही नहीं आता है कि भैया कहां से चालू करूं ना कहां खत्म करूं। ठीक है, ठीक, अपने विचारों को रखना आना चाहिए। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो कहां से चालू करूं, किधर खत्म करूं, ये भी एक क्या है? संप्रेषण का एक तरीका है। मैंने सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया? अभिप्रेरण समझाया। क्यों? क्योंकि वो कई बार आएगा, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने उसको उस तरीके से पढ़ाया। फिर पर्यवेक्षण पे गया, फिर नेतृत्व पे आया, आखिरी में मैंने निर्देशन की विशेषता महत्व पे जाऊंगा। और सच बात है, वहां समझाने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया, उसके तत्वों को समझ लिया, तो उसकी विशेषता महत्व का क्या काम। इसको बोलते हैं तरीका। अभिप्रेरण की कुशलता, भाई फिर से वही बात आ रही है कि अभिप्रेरण में क्या होना चाहिए? मतलब मोटिवेशन देने का उसके अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। क्योंकि नेतृत्व का मतलब ही है दूसरे को अभिप्रेरित करना, तो अभिप्रेरण में वो एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी तो नेतृत्व कर पाएगा बेटा। ठीक है। आत्मविश्वास, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो सकता है। खुद को ही नहीं विश्वास है तो दूसरे को क्या विश्वास दिलाएगा? है कि नहीं? जैसे आप चुनाव में अक्सर देखोगे, किसी नेता से पूछेंगे कि हाँ सर आप कितनी सीट लोगे, तो मान लो जैसे 100 सीट है तो बोलता 90 सीट तो हमारी है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस देखो आप। अब बोले आ जाएगी, अरे क्यों नहीं आएगी। मतलब विश्वास है, विश्वास बहुत जरूरी है नेतृत्व करने के लिए। अब विश्वास ही नहीं तो नेतृत्व कैसे करेगा? क्या करें, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? तो बोलेगा तू जा यार, अनुयायी बोल देगा तू जा यार, दूसरा देखो बोले, इसको तो खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। निर्णायक, डिसीजन लेने की क्षमता, करना है नहीं करना है, ये करना है क्या करना है, ये क्षमता एक नेतृत्व में, एक नेता में होगी।
सामाजिक कौशल मतलब उसके समाज में अच्छे संबंध होंगे। आप देखो अक्सर नेताओं हर समाज की बैठक में जाएंगे, हर समाज के कार्यक्रम में जाएंगे, क्यों? क्योंकि हर समाज में हर व्यक्ति से उनका वो क्या करना चाहते हैं, संबंध बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेना। ठीक, नेतृत्व शैली, तो नेतृत्व शैली का मतलब ये है, इन नेतृत्व शैलियों पर नहीं पढ़ेंगे, एमपी बोर्ड इतना नहीं जाता। ठीक है, फिर आता है संदेश वाहन। कल का दिन लग जाएगा इसमें, कल हम पढ़ेंगे संदेश वाहन, और मतलब एक और क्लास लगेगी, संदेश वाहन पढ़ेंगे और इसके महत्व वगैरह देख लेंगे। ठीक है ना, कल मेरे ख्याल से आधे घंटे की क्लास में हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, पर कल का दिन लगेगा। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही है।